गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम लोग पढ़ रहे थे मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। गुणसूत्रीय विकृतियों के अंतर्गत अपना ये लास्ट टॉपिक बचा है लिंग सहलग्न वंशागति। देखिए अपन ने सहलग्नता पढ़ा था पीछे, लिंकेज, ठीक है। सहलग्नता की खोज मॉर्गन ने की थी और लिंग सहलग्न वंशागति की खोज भी किसने की थी? मॉर्गन ने की थी। आप लोग जानते हो, अपन ने पीछे पढ़ लिया मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब लिंग निर्धारण के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि दो प्रकार के गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, या यूकेरियोटिक गुणसूत्रों की बात करें तो दो प्रकार के गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। अब हम बात कर रहे हैं लिंग सहलग्न वंशागति या लिंग सहलग्नी भी इसको कह सकते हैं, यानी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं। और लिंग गुणसूत्र कौन से अपने पास? मादा के अंतर्गत XX और नर के अंतर्गत XY। अब इनके साथ यानी लिंग गुणसूत्रों के साथ किसी भी रोग का कारक उपस्थित हो और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग सहलग्न वंशागति, ठीक है। अब ज्यादातर जो लिंग सहलग्न वंशागति होती है वो X गुणसूत्र के ऊपर स्थित होती है। ध्यान में रखेंगे, ज्यादातर जो लिंग सहलग्न वंशागति है वो X गुणसूत्र के ऊपर स्थित होती है, यानी किसी भी रोग का रोगजनक या जो कारक है या जो उसका जीन है वो कहां उपस्थित है? X गुणसूत्रों के ऊपर स्थित है। या हम यूं कहते हैं कि लिंग गुणसूत्रों पर स्थित जीन द्वारा नियंत्रित कायिक लक्षण लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। लिंग सहलग्न लक्षणों के जीन X या Y गुणसूत्र या X और Y दोनों गुणसूत्र पर स्थित हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर जो है वो X गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं। और अपनी पुस्तक में जो दो उदाहरण दिए हुए हैं जिनका अपने को यहां अध्ययन करना है, कौन कौन से है? वर्णांधता और दूसरा है हीमोफीलिया। इन दोनों के जीन जो है वो X गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं। और अधिकांश जो लिंग सहलग्न जीन है वो अप्रभावी प्रकृति के होते हैं। इसको भी आप नोट करेंगे, 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है, कि वर्णांधता या हीमोफीलिया कोई सा भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका जो जीन है वो प्रभावी है या अप्रभावी है, तो अपने को बताना ये अप्रभावी है, यानी अधिकांश लिंग सहलग्न जीन जो है वो अप्रभावी प्रकृति दर्शाते हैं। लिंग सहलग्न लक्षण मादा की अपेक्षा नर में अधिक प्रदर्शित होते हैं। तो उसका कारण क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो ये रोग है, जैसे अपन ये दो रोग अपने कोर्स में है, तो इन दोनों के जो जीन है वो कहां स्थित है? X गुणसूत्र के ऊपर स्थित है। X गुणसूत्र पर स्थित होने के कारण मादा के अंतर्गत नर से क्या जाता है? केवल X क्रोमोसोम जाता है, ठीक है। और यो कहते हैं कि मादा के अंदर क्या है? 2 X क्रोमोसोम स्थित होते हैं। तो 2 X क्रोमोसोम स्थित होने के कारण मादाएं क्या होती है? इन दोनों रोग की वाहक होती हैं, यानी रोगी नहीं होती। और चूंकि नर के अंदर केवल मात्र एक X गुणसूत्र स्थित है और उस X गुणसूत्र के ऊपर अगर किसी रोग का कारक आ जाएगा तो नर क्या होगा? रोगी होगा। मादा रोगी कब होगी? मादा रोगी उस स्थिति में होगी जब दोनों X गुणसूत्रों के ऊपर इनसे संबंधित जीन जो है, रोगों से संबंधित जीन दोनों X गुणसूत्रों के ऊपर स्थित हो। उस स्थिति में क्या होगा? मादा रोगी होगी, अन्यथा मादा केवल रोग की वाहक होती है, ठीक है। दूसरी बात, X गुणसूत्र सहलग्न जीन कभी भी प्रत्यक्ष रूप से पिता से पुत्र में नहीं जाते, ठीक है। पिता से पुत्री में और पुत्री से पौत्र में या नाती में, इस प्रकार से, यानी इनकी जो वंशागति होती है उस वंशागति को अपन कहते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागति, यानी माता से जाएगी किसमें? पुत्र में, और पुत्र से किसमें जाएगी? पुत्री में, यानी क्रिस क्रॉस वंशागति, जिगजैग वंशागति भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए वर्णांधता। वर्णांधता कहते हैं किसे? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरी बात, यहां पर इनसे संबंधित न्यूमेरिकल भी आप लोगों को पूछा जा सकता है।
ठीक है, न्यूमेरिकल। तो मैं आपको हल करके बताता हूं एक दो उदाहरण, उसके बाद में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। वर्णांतता की परिभाषा अपन ने कर ली थी। वह व्यक्ति जो सामान्यतः दिन को रात को दिखाई नहीं देता, इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन वर्णांतता होती क्या है कि जब हरे और लाल रंग में कोई व्यक्ति अंतर नहीं कर सकता है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, वर्णांतता। या सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि जब रंगों में कोई व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है, ये हरा रंग है, ये लाल रंग है। और अगर आपको रेलवे की परीक्षा देनी हो तो उससे पहले आपके कलर टेस्ट भी होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, वर्णांतता। सामान्यतः क्या कहेंगे, हरे व लाल रंग में विभेद नहीं कर सकता है, उस रोग को क्या कहते हैं, वर्णांतता या कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए ये मादा क्या है, ये कलर ब्लाइंडनेस इंग्लिश वर्ड मैंने आपको बताया, तो इससे अपन इसको सी से प्रदर्शित कर देंगे। ये मादा क्या है, सामान्य मादा, या यूं कहते हैं ये मादा क्या होगी, वाहक। और इसका विवाह जब किसी स्वस्थ पुरुष के साथ होता है तो इनकी वंशागति देखिए क्या होगा। अपने को पता है कि पहले दोनों क्या करेंगे, जो जीन जोड़े के रूप में वो अलग अलग हो जाएंगे या युग्मक निर्माण होगा। ये अपन ने कर दिया युग्मक निर्माण। अब देखिए इसकी वंशागति एक्स एक्स सी वाई एक्स एक्स और एक्स वाई, ठीक है। ये चार अपने पास संतति प्राप्त होगी। तो ये जो संतति प्राप्त है एक्स सी और वाई, ये क्या हो गया, ये हो गया रोगी। और ये वाहक मादा और ये सामान्य मादा, और ये क्या हो गया, सामान्य नर, ठीक है। तो अब ये एक वंशागति होगी। इसी प्रकार से आपसे जो न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा था, तो इसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर वाहक मादा का विवाह स्वस्थ पुरुष से होता है तो संततियों की स्थिति प्रकट कीजिए या उनके मध्य अनुपात बताइए। तो 25% रोग हुआ, 25% वाहक, 50% सामान्य नर और मादा। अब मान लीजिए दूसरा प्रश्न यहां पे अपन कर लें कि अगर वाहक मादा का विवाह किससे, ये रोगी पुरुष से हो जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। तो वही आप चेकर बोर्ड बनाइए, और चेकर बोर्ड बनाने के बाद में ये अपने पास होगी क्या, ये होगी युग्मक निर्माण, और यहां ये युग्मक निर्माण नर के यहां। अब इस स्थिति में ये मादा क्या होगी, रोगी हो जाएगी। ये मादा क्या हो जाएगी, रोगी, ठीक है। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन सी उपस्थित होगा तो उस मादा को अपन क्या कहेंगे, ये रोगी मादा, और ये रोगी नर, और ये स्वस्थ नर, और ये वाहक मादा। तो इस प्रकार की इनकी वंशागति चलती है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया क्या है, ये आपको मैंने पहले भी इसकी परिभाषा बताई थी कि चोट लगने पर जो रक्त का थक्का जमाने वाला कारक होता है, ये अपन परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। रक्त स्कंदन कारक 8 और 9, उनकी अनुपस्थिति में यह रोग हो जाता है। यह रोग भी क्या है, लिंग सह लग्न अप्रभावी। अगर 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो अपन इसको क्या कहेंगे, लिंग सह लग्न अप्रभावी रोग है, अप्रभावी रोग है। होता क्या है कि जब चोट लग जाती है तो रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है, और 5-7 मिनट तक अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यह रोग इंग्लैंड के राजघराने में उपस्थित था। अब चोट लग जाती है, रक्त का बहना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए इसके ऊपर एक हाइपोथेटिकल यानी सोच के आधार के ऊपर भी प्रश्न बनता है। तो क्या प्रश्न बनेगा कि अगर वाहक महिला का विवाह स्वस्थ पुरुष या रोगी पुरुष से होता है तो अनुपात निकालिए, संतति का अनुपात निकालिए। तो उस स्थिति में आपको क्या लिखना है, आपको कोई अनुपात नहीं निकालना है, ठीक है। क्यों नहीं निकालना है उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि महिलाओं में क्या होगा, महिलाएं नई संतति को कब जन्म देगी, जो अपन ने पीछे पढ़ा हुआ है आर्तव चक्र, ठीक है, मासिक धर्म जिसको कहते हैं।
तो आर्तव चक्र जब प्रारंभ होगा तो अंडाणु बनेगा और बनने के पश्चात जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो वो टूटकर रक्त स्राव के रूप में बाहर निष्कासित हो जाएगा। और उस स्थिति में जब रक्त स्राव होना प्रारंभ होता है तो रक्त का थक्का न जमने के कारण वो रक्त स्राव नहीं रुक पाता है और ऐसी स्थिति में महिलाओं की जो है वो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस रोग से महिलाएं कभी भी ग्रसित नहीं होती या ग्रसित होती है तो अपनी वयस्क अवस्था प्राप्त करने से पहले ही क्या हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं हीमोफीलिया को H से अपन प्रदर्शित करेंगे कि इस रोग की महिलाएं क्या होती है, केवल वाहक होती है। तो इनकी वंशागति देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, वाहक महिला है। प्रश्न इस प्रकार से ही पूछा जाएगा आपसे कि वाहक महिला का विवाह स्वस्थ पुरुष से होता है या वाहक महिला का विवाह रोगी पुरुष से होता है, तो क्या वंशागति होगी। तो ये देख लीजिए, पहले अपन युग्मक निर्माण कर लेते हैं, एक्स एच और एक्स, और इधर क्या हो गया, एक्स वाई, एक्स एक्स एच डबल एक्स, एक्स एच वाई और एक्स वाई। तो यहां ये क्या हो जाएगा, ये पुरुष क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया। पुरुष के पास क्या है, केवल एक ही एक्स है, दो एक्स होते जिस प्रकार से महिला के पास है, तो ये क्या होती, वाहक होती। ठीक है, ये रोगी और ये स्वस्थ। और इसी प्रकार अगर वाहक महिला का विवाह, वाहक ये वाहक महिला है और वाहक महिला का विवाह जब रोगी पुरुष से होता है तो क्या वंशागति होगी, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। वाहक महिला का विवाह जब रोगी पुरुष से होता है तो यहां ये महिला क्या होगी, रोगी हो गई, और ये महिला क्या होगी, ये मादा क्या होगी, वाहक हो गई। ये नर जो है वो रोगी हो गया और ये नर क्या है, स्वस्थ है। अब ये जो महिला है जिसके ऊपर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर एच कारक उपस्थित है, वो अपनी वयस्क अवस्था तक जीवित नहीं रहेगी। तो ये इस प्रकार से इन दो रोगों की वंशागति चलती है। उसके बाद में अपन देखेंगे, ये तो क्या था, लिंग सहलग्न वंशागति। उसके बाद है अलिंग सहलग्न वंशागति, यानी जो गुणसूत्र लिंग का निर्धारण नहीं करते, जो गुणसूत्र लिंग का निर्धारण नहीं करते, उनके द्वारा होने वाले रोगों का अध्ययन। अलिंग सहलग्न वंशागति, इसके भी अपने दो उदाहरण दिए हुए हैं। अलिंग सहलग्नी वंशागति के सिकल सेल एनीमिया और दात्र कोशिका अरक्तता, और दूसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो देखिए, जिस प्रकार से अपन ने दो लिंग सहलग्न वंशागति पढ़ी, वर्णांधता और हीमोफीलिया, वो एक्स गुणसूत्रों के ऊपर स्थित थी। सिकल सेल एनीमिया जो है वो 11वें गुणसूत्र की अपसामान्यता या असामान्यता, और फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो 12वें गुणसूत्र की अपसामान्यता के कारण उत्पन्न होने वाले रोग है। और 11वां और 12वां, यानी अपन बात करें अगर 44 नंबर तक गुणसूत्रों की, तो 44 नंबर तक क्या है, अपने पास अलिंग गुणसूत्र है। 45 और 46 एक्स और वाई, तो वो दो क्या है अपने पास, लिंग गुणसूत्र है। अब देखिए, दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी। ठीक है, यहां वास्तव में रक्त की कमी नहीं है, बल्कि क्या होता है, हीमोग्लोबिन, रक्त का जो मुख्य कारक है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन से सहयोग करता है और संपूर्ण शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। उस हीमोग्लोबिन की ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उसमें अपसामान्यता आ जाती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन जो है वो हंसियाकार हो जाती है। अगर हम हीमोग्लोबिन की संरचना की बात करें तो उसमें 4 इकाई होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। इन 4 इकाइयों से एक और इकाई होती है 5, जिसको सिग्मा कहते हैं। इन 5 इकाइयों से हीमोग्लोबिन बना हो रहा होता है। तो इसकी अल्फा श्रृंखला में तो कोई बदलाव नहीं होता है और एक बीटा श्रृंखला में भी कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि एक बीटा श्रृंखला के स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल उपस्थित हो जाता है, या ग्लूटामिक अम्ल जो है उसका स्थान वेलिन ले लेता है। ग्लूटामिक क्या कहेंगे, ग्लूटामिक अम्ल, ये क्या है, एमिनो अम्ल है, और ग्लूटामिक अम्ल का स्थान किसने ले लिया, वेलिन ने ले लिया। किसमें, एक बीटा श्रृंखला में। और उसके कारण आरबीसी जो सामान्यतः गोलाकार होती है, उसका आकार किस प्रकार का हो जाता है, उसका आकार इस प्रकार से हंसियाकार हो जाता है।
ठीक है, उसका आकार हंसियाकार हो जाता है। उसके कारण इसकी ऑक्सीजन से संयोग करने की जो क्षमता है उसमें क्या आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है। ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता में कमी आ जाती है, जिसके कारण कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, एक और यहां प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण, उसको भी आप ध्यान में रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। दातर कोशिका अरक्तता रोगी के अंतर्गत या सिकल सेल एनीमिया से जो व्यक्ति ग्रसित है उसमें क्या होगा, उसमें मलेरिया रोग नहीं होगा। आप लोग जानते हो मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग किसके द्वारा है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। अब प्लाज्मोडियम को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, आरबीसी चाहिए। आरबीसी के अंतर्गत यानी रक्त कोशिकाओं के अंतर्गत वो जीवित रहता है, और चूंकि आरबीसी यहां क्या होगी, उसकी क्षमता घट गई, वो हंसियाकार हो जाती है। इसके कारण इस आरबीसी के अंतर्गत प्लाज्मोडियम जो है वो जीवित नहीं रह पाता है। इस कारण दातर कोशिका अरक्तता रोग से ग्रसित व्यक्तियों में मलेरिया रोग नहीं होता। तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि दातर कोशिका अरक्तता रोग से ग्रसित व्यक्तियों में मलेरिया रोग क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनकी आरबीसी जो है वो सिकुड़ जाती है, अपनी सामान्य क्षमता की नहीं रह पाती है, हंसियाकार हो जाती है, उसकी ऑक्सीजन से परिवहन करने की क्षमता भी घट जाती है। इसके कारण वहां प्लाज्मोडियम जीवित नहीं रह पाता। इसके कारण इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में मलेरिया रोग नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा अपना फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल एलेनिन कीटोन्यूरिया 12वें गुणसूत्र में अपसामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। होता क्या है, देखिए फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन जो है वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन में बदलती है। ठीक है, और 12वें गुणसूत्र की अपसामान्यता के कारण ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है उसका कार्य बाधित हो जाता है, ये कार्य नहीं कर पाता है। इसके कारण फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों के अंतर्गत टायरोसिन का निर्माण नहीं हो पाता है। और ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन ये क्या है, तो ये भी क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, एमिनो अम्ल है। ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार यह जो त्रुटि है वो एक प्रकार से यह जो रोग है वो उपापचयी त्रुटि कहलाती है, और सामान्यतः यह बच्चों में पाई जाती है। तो बच्चों में जो प्रमस्तिष्क द्रव्य होता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य, जिसको CSF भी कहते हैं, सेंट्रल स्पाइन फ्लूइड, इस सेंट्रल स्पाइन फ्लूइड में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य में फिनाइल एलेनिन का जमाव अत्यधिक हो जाता है। और फिनाइल एलेनिन का जमाव जब अत्यधिक हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंतर्गत या उस बच्चे के अंतर्गत क्या होगा, उसकी पेशियां जो है, टांगों की पेशियां वो कमजोर हो जाती है, और उसकी उपास्थियां भी कमजोर हो जाती है। तो अपन जानते हैं अस्थि और उपास्थि दो प्रकार के अस्थि है अपने पास, गमन में सहायक करने वाली संरचनाएं हैं। तो वो टांगों की पेशियां कमजोर हो जाती है, और इसके साथ साथ उसकी उपास्थियां भी कमजोर हो जाती है। और प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य में फिनाइल एलेनिन के जमा हो जाने के कारण ऐसे बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। किसके कारण, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता है। इसके कारण प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य में फिनाइल एलेनिन एकत्र होता जाता है, और उसके कारण उपास्थियां और टांगों की पेशियां कमजोर हो जाती है, और बुद्धि का भी विकास नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों को जड़ बुद्धि भी कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक और ये पार्ट और ये यूनिट तीनों खत्म हो जाती है। इस यूनिट में एक चैप्टर और था अपना उत्परिवर्तन, जो कि कोविड-19 के कारण हटा दिया गया है। तो इस यूनिट में अपने 2 ही चैप्टर हैं, ये दोनों अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।